जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि दूसरे साथियों को भी पता चल सके कि उनके भुगतान की लड़ाई में चल क्या रहा है और कैसे उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। साथियों, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मई 2025 से हिंदुस्तान में एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ होने जा रहा है जो 5,500 वर्ष से हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। ठगों के खिलाफ, यानी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने के लिए 1 मई को हमारे देश के हजारों लाखों ठगी पीड़ित संसद भवन नई दिल्ली पर पहुंचेंगे, उसका घेराव करेंगे और संसद से सीधे भुगतान की मांग करेंगे। चूँकि संसद ने वर्ष 2019 में एक कानून बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए कहा था कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, और सरल भाषा में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी बोल देते हैं। इस कानून के अंतर्गत जो भी ठगी पीड़ित अपने क्षेत्र के कलेक्टर के यहाँ आवेदन दाखिल करेगा, उसका पैसा कलेक्टर या एसडीएम, उसकी तहसील का या उसका डिविजनल कमिश्नर, मंडल आयुक्त जिसको बोल देते हैं, संभागीय आयुक्त, वो 180 दिन के अंदर अंदर उस ठगी पीड़ित आवेदक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन अफसोस साथियों, इस कानून का क्रियान्वयन हमारी सरकारों ने ही नहीं किया। संसद ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए, प्रधानमंत्री ने छाती ठोक ठोक करके कह दिया कि आज आधी रात 21 फरवरी 2019 से देश में ये कानून लागू होता है और देश के तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी। बड़ी छाती पीटी थी प्रधानमंत्री ने, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये कानून बना था कि हमने ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया। लेकिन साथियों, ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस कानून को बनाकर भूल गई तुरंत, और ना तो रूल्स नोटिफाइड किए, ना किसी का पैसा वापस किया, जिसके लिए हमें लगातार आंदोलन करना पड़ा, रूल्स बनवाने पड़े। इस कानून के तहत जिनको सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाया था, उनके यहाँ धरने, प्रदर्शन, सभाएं करनी पड़ी, ज्ञापन देने पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तब जाकर के कहीं इस कानून के तहत अधिकारी अपॉइंट किए गए, उनके यहाँ पद पट्टिकाएँ लगाई गई, आवेदन हुए। लेकिन 2.5-3 साल बीत गए, आवेदन हुए भी कई राज्यों में हुए, करोड़ों लोगों ने किए हैं। उनके आवेदनों पर 1-2 जगह को छोड़ दें, अलीगढ़ जैसी को, तो कहीं प्रोसीडिंग भी आरंभ उत्तर भारत या कहें हिंदी भाषी राज्यों में तो हुई नहीं है। दक्षिण के कुछ राज्यों में हुआ है, वहाँ तो भुगतान भी हुआ है। लेकिन कहते हैं कि दक्षिण के लोग तो वैसे भी ईमानदार हैं नॉर्थ के लोगों से ज़्यादा, वहाँ जल्दी काम हो जाता है, अधिकारी अच्छे होते हैं, वहाँ कोर्ट बड़ी एक्शन में रहती हैं। लेकिन उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं हुआ, जिसके लिए लंबा आंदोलन साथियों देश भर में हमें करना पड़ा है। और अब उस आंदोलन की अंतिम परिणति, अंतिम तिथि आ चुकी है 1 मई 2025। आप सबको, भले ही आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, सहारा इंडिया, PACL पल्स, सागा ग्रुप,
LUCC, ह्यूमन LJCC वगैरह जो हैं जिसकी, विश्वास ट्रेडिंग, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोखेश्वर, कैलकाम, माइक्रो फाइनेंस, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL और ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, साईं प्रकाश, साईं राम, KBCL, कल्पतरु, करम भूमि, आपका GCA मार्केटिंग, टोगो रिटेल मार्केटिंग और बहुत सारी हैं साथियों। 3 लाख हैं, हीरा गोल्ड वगैरह, किस किस के नाम गिनाऊँ आपको। सक्षम डेयरी है, GN गोल्ड है, GN डेयरी है, HBN है, विश्वामित्रा है, यानी कि 3 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म वगैरह ऐसी हैं जिनमें देश के 42 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों का पैसा डूबा है और इनमें काम करने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट्स की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। गृह युद्ध शुरू हो चुका है एक तरह से देश में एजेंट और निवेशकों के बीच। तो इन सब का भुगतान कराने के लिए, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए, सबसे मेरा तात्पर्य ईमानदार एजेंट साथियों से है और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे आप सब जंतर मंतर तपोभूमि नई दिल्ली पर पधारेंगे। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है, लेकिन मेट्रो से आएंगे तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उतर कर आप गेट नंबर 1 से निकलेंगे तो वो सीधा जंतर मंतर पर ही खुलता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक है, वहाँ से भी 5 मिनट में पैदल आ सकते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से भी नज़दीक है, वहाँ से बसेज वगैरह आती हैं। इंडिया गेट घूमते हुए आओगे कर्तव्य पथ पे तो पैदल भी आ सकते हो, आधा घंटा में लगभग। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी कई बसें भी हैं, मेट्रो स्टेशन भी वहाँ से पास में ही है। तो आपको सबको जंतर मंतर पहुँचना है साथियों। जंतर मंतर इसलिए पहुँचना है चूँकि अभी भी हमें ये भरोसा नहीं है कि आप 1 लाख से ज़्यादा लोग 1 मई को दिल्ली पधारेंगे। अगर साथियों हमारी संख्या कम रह गई तो हमें जंतर मंतर पर ही रहना होगा, वहीं कार्यक्रम करना होगा। और यदि आपकी संख्या 1 लाख हो गई तो फिर हम आप सब मिलकर संसद का घेराव करेंगे। अपने साथ लाए हुए पवित्र नदियों के जल से संसद की सांसदों की ठीक से धुलाई करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, ताकि जिस कानून को इन्होंने बड़े गर्व से छाती ठोक ठोक करके बनाया था उस कानून की ये या तो अनुपालना करें या फिर सत्ता और संसद छोड़कर अपने घरों को वापस चले जाएं और हम जनता की सरकार बनाकर आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं। और चूँकि हमारे साथ इस आंदोलन में किसान यूनियन के साथी, मजदूर यूनियनों के साथी, ट्रेड यूनियंस के साथी भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनकी भी 2 मांगें हम जोड़ रहे हैं कि एक तो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है फसलों का, उस पर MSP बोल देते हैं उसको शॉर्ट में, MSP पर गारंटी का कानून बनाएंगे। मज़दूरों के लिए न्यूनतम वेतन गारंटेड तय करेंगे। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भी सजाए मौत का प्रावधान किया जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन की गारंटी प्रत्येक उस मज़दूर को दी जाएगी, चाहे वो किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है, चाहे किसी गोदाम में, चाहे किसी दुकान में, चाहे किसी ऑफिस में, चाहे किसी स्कूल में निजी या सरकारी में, चाहे किसी अस्पताल में निजी या सरकारी में, या कहीं भी घरों में भी। बहुत सारे कोठी बंगलों में भी काम करते हैं महिलाएं जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। तो ऐसे तमाम लोगों को भी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया जाएगा। साथ साथ हमारे देश के जो चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, बेरोज़गार युवा हैं, युवतियां हैं, उनका भी देश में बहुत शोषण है साथियों। जॉब मिलती नहीं और जॉब के नाम पर वो कितना ही पैसा खर्च कर देते हैं आवेदनों में, मानसिक तनाव ले लेते हैं
और जो युवा ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के काम में आनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, वो या तो व्यर्थ जा रही है या फिर वो नकारात्मक भाव में जी रही है और देश को लगातार गृह युद्ध की स्थितियों में धकेला जा रहा है। तो ऐसे युवक और युवतियों को जो बेरोज़गार हैं या बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं, उन सबको सक्षम रोजगार की गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। या तो सरकार उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उचित रोजगार देगी, नहीं तो उनको उचित बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो मनरेगा से अतिरिक्त होगा, मनरेगा की तरह नहीं। न्यूनतम इतना वेतन उनको अवश्य दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता जो किसी भी पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन के समतुल्य हो। तो ये 3 कानूनों की डिमांड हम और करेंगे। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम तो बन ही चुका है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग होगी और जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इसको, उनको सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई हम 1 मई 2025 से 21 मई 2025 तक आरंभ करने जा रहे हैं। और ये तय है कि इन 21 दिनों में हम या तो आप सबका भुगतान करवा देंगे, आप सबको MSP पे गारंटी का कानून दिलवा देंगे, न्यूनतम वेतन पर गारंटी का कानून दिलवा देंगे, बेरोजगारों को सक्षम रोजगार की गारंटी का कानून दिलवा देंगे, या फिर इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और देश में जनता की सरकार बनाकर आप सबको वो दिया जाएगा जो मैं कह रहा हूँ साथियों। तो इसके लिए आपको सबको दिल्ली पधारना है। ध्यान रखें, संख्या कम रह गई आपकी तो फिर ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपका दोष होगा, चूँकि जो आप लाभार्थी हैं वही पर्याप्त बल अपना नहीं दिखाएंगे, पर्याप्त संख्या में भागीदारी नहीं करेंगे इस आंदोलन में, राष्ट्रभक्ति के आंदोलन में, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। मजबूरी हो जाएगी, लाचारी हो जाएगी कि फिर से हम तैयारी करें और पर्याप्त संख्या बल जुटाएं। चूँकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में या तो जो संसद में पहुंच गए उनकी चलती है या फिर जनता की चलती है, जो देश की वास्तविक स्वामी हैं। और जो ये शासन प्रशासन न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठे हैं ये तो केवल नौकर हैं, लेकिन वो जनता की अज्ञानता के कारण अपने आप को देश का स्वामी समझे बैठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि देश की जनता विभाजित है, बिखरी हुई है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुनाव आएगा फिर आपको बहका देंगे, शराब में, साड़ी में, पैसे में, धर्म में, जाति में, वर्ण में, वर्ग में, रंग में, भेष में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में और तमाम तरह की चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होती हैं आपको भ्रमित करने के लिए, बहकाने के लिए। लेकिन हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जनता को अधिकार है कि यदि सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन न्यायपालिका की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, यानी न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग अगर जनता के साथ न्याय नहीं करते तो उन्हें चुनाव पूर्व भी हटाया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये अधिकार जनता को परमपिता परमात्मा ने दिया है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है आपका। तो इस अधिकार का प्रयोग ही साथियों हिंदुस्तान में अब होने जा रहा है और ये 5,500 वर्ष बाद ऐसा शुभ अवसर भारतवर्ष के जीवन में आया है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस अवसर के साक्षी बने और इसमें सम्मिलित होकर इस महान आंदोलन में अपनी आहुति देकर इस महायज्ञ को संपूर्ण करें और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए साक्षी बने इस पूरे मूवमेंट का साथियों। तो चूँकि कुछ खबरें भी हैं मैं बता देता हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा ही कि निवेशक और एजेंट साथियों के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ है देश में और एजेंट साथी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं। कल मैं भिवानी हरियाणा था, मैंने वहाँ देखा कैसे बुजुर्ग और युवाओं के आंखों में आंसू थे और एक उम्मीद थी उन्हें कि मदन लाल आज़ाद आज हमारे बीच आ गए हैं पहली बार, जिन्हें हम यूट्यूब पर सुनते रहें। तो निश्चित रूप से हमारा अब भुगतान हो जाएगा। उसमें PACL पल्स के ज़्यादा लोग थे, बेचारे 2014 से धक्के खा रहे हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उनके भुगतान का, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो
साथियों में एक जोश बना हमारे पहुंचने से और बड़ी उम्मीद दिखाई, और उन्होंने कहा साहब 10,000 से ज़्यादा लोग हरियाणा से आएंगे 1 मई को संसद भवन पर, और पहले मोर्चे पर हरियाणा के साथी ही रहेंगे। हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं रामजस साहब, उनको हमने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया है अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। भाई दयानंद जी अब हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, जो पहले हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और रामजस साहब की टीम बड़ी मजबूत टीम है, वो पूरे हरियाणा में घूमेंगे इन्हीं 8-9 दिन के अंदर, चूँकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। और हरियाणा अगली पंक्ति पर खड़ा होकर के आपको विजय दिलाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के साथी वाकई दिलदार होते हैं, वो जहाँ अड़ जाएंगे वो मोर्चे से पीछे नहीं हटेंगे, जीत दिला देंगे निश्चित रूप से, इतना भरोसा रखें तमाम साथी। तो बड़ी ताकत मिली है कल वहाँ जाने से हमको। कल आज रात ही मैं मैनपुरी निकल जाऊँगा, कल मैनपुरी जा रहा हूँ। मैनपुरी भी वीरभूमि है। और फिर बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 23 अप्रैल को साथियों मैं झांसी भी पहुँच रहा हूँ। तो मैनपुरी और झांसी तमाम साथी पहुँचेंगे। झांसी चूँकि मंडल है जालौन, झांसी और ललितपुर का, तो तीनों जिलों के साथी पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे कमिश्नर ऑफिस पे। कमिश्नर से वार्ता करेंगे, आप सबको राहत दिलाएंगे। चूँकि जो हमारे LUCC वाले, LJCC वगैरह वाले साथी हैं वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, चूँकि सारे बच्चे ही हैं, युवक और युवतियाँ हैं, और उनके सामने इस वक्त विकट हालात हैं, मतलब आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं लाखों साथी। तो उन सबको राहत दिलानी है, इसलिए ये कार्यक्रम लगा लिए हैं। नहीं तो 1 मई तक बिल्कुल समय नहीं था साथियों, तैयारियां करनी हैं इतने बड़े आंदोलन की, और हमारे पास स्टाफ है नहीं, सहयोगी उतने हैं नहीं। आज कोर कमेटी की हमारी बैठक थी, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी और बहन नंदरानी जी शिमला से आई हुई थी, और भी साथी थे। तो सब ने यही निर्णय लिया है कि हम सबको पहले जंतर मंतर पर इकट्ठा करें, और यदि पर्याप्त संख्या हो जाए तो फिर बलपूर्वक पुलिस को हटाते हुए संसद भवन का घेराव करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल करेंगे घेर के कि बताओ ये कानून जो संसद ने बनाया, तुमने जिसके लिए छाती ठोकी, इस कानून का 6 साल में आज तक क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? तुमने क्या किसी राज्य से, किसी अधिकारी से जवाब मांगा? और नहीं मांगा तो क्यों नहीं मांगा? और मांगा तो क्या जवाब आया? और जब इस कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो तुमने किसी राज्य या अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ये बताइए, अभी कराइए। नहीं करा सकते हो, सत्ता त्याग दीजिए। सीधा सा फड्डा है, चूँकि आप सत्ता के योग्य नहीं हैं। यदि शासन, प्रशासन, न्याय की कुर्सी पर बैठकर कोई किसी कानून का क्रियान्वयन ना करा सके तो वो निश्चित रूप से अपराधी है, और किसी भी अपराधी को सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उसको हटा देना चाहिए जनता को। यही राष्ट्रभक्ति का परिचय है साथी। तो ये तमाम काम करने हैं, आप आएंगे तमाम साथी। खबर मैं बताता हूँ, गृह युद्ध वाली बात मैं बता रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, एक तो नीतीश कांत दुबे और एक और है, उसने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब पर यह आरोप लगा दिया है सार्वजनिक रूप से कि ये आदमी ऐसा है जो मुख्य न्यायाधीश है, जो देश को गृह युद्ध की आग में झोंक रहा है। अब आप सोच सकते हो, ये सत्ता का अहंकार है जो मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। और हालांकि JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बयान का खंडन कर दिया है कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केवल खंडन से काम नहीं चलता, या तो उन्हें निशिकांत दुबे और दूसरे सांसदों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, संसद से बाहर निकालना चाहिए, अगर वो इस बयान से सहमत नहीं हैं तो। उन्हें लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या देश के विरुद्ध बयान है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केवल उनके बयान का खंडन कर देने से या पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलता। वैसे तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी या तो इस्तीफा दे देना चाहिए
कि जब सांसदों का भरोसा नहीं है सत्तारूढ़ दलों के का सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं रहना है, चलो कोई भूखे थोड़ा ही मर जाओगे भले आदमी। इतना नैतिक साहस होना चाहिए साथियों। या इन सांसदों को भी, अगर इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खंडन कर रहा है तो इन्हें खुद संसद से और पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी नैतिकता का परिचय देना चाहिए, अपने बयान पर अड़िग रहना चाहिए। लेकिन साथियों, नैतिकता का पतन हो चुका है देश में। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों में नैतिकता नहीं रही है। जो मुंह में आता है कोई कुछ भी बोल देता है और दूसरे दिन पल्ला झाड़ लेता है। ये पूरी तरह से नैतिक पतन की पराकाष्ठा है और ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा ही ठग और बेईमानों को साहस प्रदान करती है और उस साहस के ही कारण ठग और बेईमान देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लेते हैं। उनसे सरकार हड़प लेती है, कानून बना देती है, लेकिन भुगतान किसी का नहीं करती। ये बड़ी कुव्यवस्था है साथियों, और इसको बदलने के लिए आपको, हमको, जनसाधारण को ही आगे होना होगा, लड़ना पड़ेगा और संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति के द्वारा इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करके भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करना होगा। अन्यथा आप देख रहे हो, मैं कहता हूँ ना हमेशा कि क्रांति जब आती है तो तब आती है जब किसी समस्या से समग्र राष्ट्र, पुराणों की और वेदों की भाषा में कहें तो समग्र प्रकृति प्रभावित होने लगती है। तो एक खबर आ रही है साथियों, 2.5 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट करके एक हमारे देश के जाने माने संत हैं, वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है उनका, और ग्वालियर में भी, एमपी में भी उनका आश्रम है। 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई उनके साथ। संत के पास 2.5 करोड़ होना भी खैर अपने आप में एक ताज्जुब की बात है, कैसे संत होंगे, लेकिन फिर भी संत तो हैं, इतना महिमा मंडन है उनका सब संतों का। तो लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है इसमें। और जब संत भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं, ठगी का शिकार बन सकते हैं, तो फिर बच क्या जाता है साथी। यानी कि ये क्रांति का संकेत है। और सांसद चीफ जस्टिस पर गृह युद्ध का आरोप लगवाने लगे, भड़काने का, तो ये भी क्रांति का संकेत है। तो जब चारों तरफ से क्रांति के संकेत मिल रहे हैं और परमात्मा ने तय कर दिया है कि हिंदुस्तान में क्रांति ठगी पीड़ित ही करेंगे, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो भले आदमी। क्या बिगड़ता है 10-20 दिन में अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे या घरेलू कार्यों को, पारिवारिक कार्यों को छोड़ देंगे। ये तो ज़िंदगी भर के झमेले हैं, चलते रहेंगे, घरेलू कार्य और निजी कार्य तो। लेकिन एक बार राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की मुक्ति के लिए सामने आओ, तभी आप इस राष्ट्र को बचा सकोगे साथियों। अन्यथा राष्ट्र ठग और बेईमानों ने अपने खूनी पंजों में जकड़ लिया है। ये रामकृष्ण मिशन के थे, स्वामी सुप्रीतानंद, और 2 करोड़ 52 लाख की ठगी हुई है इनके साथ, और इनको 26 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा ठगों ने, सीबीआई, ईडी और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर साथियों। आप समझ सकते हो कि कुछ भी शेष नहीं है। एक इनकम टैक्स के अधिकारी को भी ठग लिया है इसी तरह से। और एक कोई रिंकू ढाडा है, उसने भी कोई कंपनी बना रखी थी, इसको गिरफ्तार कर लिया है 150 करोड़ की धोखाधड़ी में। हमारे राजस्थान के साथियों ने कई जिलों की यात्रा संपन्न कर दी है कल उदयपुर में, और 1 मई की तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा के साथियों ने भी, जो कल भिवानी में हमारा कार्यक्रम था, उस पर भी आज भास्कर ने एक बड़ी खबर छापी है। पीड़ित निवेशकों ने 1 मई को संसद घेराव और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तो साथियों, मैं जहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, वहां आप स्वयं भी रूपरेखा तैयार करें। केवल 9 दिन शेष रह गए हैं हमारे पास। इस 9 दिन में, कल वैसे तो 20 तारीख को देश भर में कम से कम 150 स्थानों पर सभाएं आपने की हैं, आज भी चल रही हैं। इन सभाओं के सिलसिले को और तेज़ कीजिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहें तमाम साथी, और 1 मई की पूरी जोर शोर के साथ तैयारी करें। आपस के तमाम मतभेदों को भुलाकर, चूँकि हमारे पास एक ही हथियार है, बाट्स एक्ट 2019, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का पैसा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उन्हें वापस मिल सकता है। और कोई माध्यम है नहीं साथियों। चाहे आप लिक्विडेटर के पास चले जाओ, चाहे NCLT चले जाओ, चाहे आप सहारा CRC पोर्टल चले जाओ, चाहे सेबी PACL रिफंड पोर्टल चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, अगर आपका भुगतान होना है तो वो केवल
बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत होगा, इसलिए आप सब बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन में अपनी पूरी ताकत झोंक दें और सरकार अगर इसे इम्प्लीमेंट ना करे तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। बड़ी तेज़ी और बुलंदी के साथ उस नारे को साकार करें, सार्थक करें, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। तो चूँकि मैनपुरी जाना है साथियों, मैं अभी बस वगैरह का देखूंगा कैसे क्या व्यवस्था बनती है, बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, और अगर समय मिला तो शाम को 8 बजे फेसबुक लाइव आता हूँ आपके साथ चर्चा करने के लिए 1 घंटे। जुड़ना तमाम साथी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।